योगी आदित्यनाथ आते हैं, महाराष्ट्र में रैलियां करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का काम करते हैं। तो ये किस तरह का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जहां पर आपकी विचारधारा पर हमला हो रहा है? कुछ ऐसे जो बयान आते हैं जो माइनॉरिटी को टारगेट करने हैं। जो हमारे लीडर है अजित दादा पवार, उन्होंने जब जब ऐसा हुआ है तब तक उन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन जब पोलराइजेशन की बात आती है तो पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ इंटैक्ट रहा है। मुस्लिम मतदार पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा है और आज नहीं, पिछले 3 महीने से हमें वो पूरा सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की बात नहीं करूँगी। ट्रिपल तलाक को लेकर भी आप लोगों ने उस तरह की स्टैंड नहीं रखा जिस तरह से आज आपका अलायंस है। जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, तो मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने दिया था। उसमें मोदी जी के ऊपर या किसी और नेता के ऊपर टिप्पणी की बात नहीं थी। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जो प्रचार है वो भी काफी धुआंधार तरीके से चल रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में कुछ ही ऐसी सीट है जिनको लेकर चर्चा हो रही है और आज मैं एक ऐसी ही सीट में हूं और मेरे साथ इस सीट की सबसे प्रबल दावेदार हैं सना मलिक जी। मैं अनुशक्ति नगर में हूं और अनुशक्ति नगर की अगर बात करें तो ये सीट जो है वो नवाब मलिक का गढ़ है। नवाब मलिक सना मलिक जी के पिता हैं और इस बार नवाब मलिक जी हैं वो अनुशक्ति नगर से नहीं बल्कि मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और सना मलिक जो है वो अपना जो विधानसभा का डेब्यू है वो कर रही हैं। सना जी, पहली तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका ये पहला विधानसभा का चुनाव है। किस तरह की चुनौतियां आप देख रही हैं, क्योंकि आपके ही पार्टी का एक फ्रैक्शन है उसने फहाद अहमद को यहाँ पर मैदान में उतारा हुआ है। चुनौती मतलब हम हमेशा जो भी चुनौती आती है, जिधर भी हमारी एक मुझे ना अभी इलेक्शंस है तो ये मैदान जंग से कम नहीं होता। तो हम कभी भी कोई चुनौती को लाइटली नहीं लेते, पूरी तरीके से उसमें अपना 100% देते हैं और स्टार्ट से लेके एंड तक जो हम कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, पूरी सच्चाई, पॉजिटिव एटीट्यूड और साथ ही साथ उसको बहुत सिंपल रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक राष्ट्रवादी के जो कैंडिडेट की बात है, जैसे आपने बोला कि वो चुनौती है, वो पैराशूट लैंडिंग करके आए हैं, कहीं और थे। अचानक से एक दिन पहले वो मतलब जिस दिन उनकी टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन उन्होंने पैराशूट लैंडिंग करके राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार साहब की उस पार्टी में प्रवेश किया और उनका कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। तो कुछ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार के जो पक्ष हैं, उनके जो खुद कार्यकर्ता है वो थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। दिखावा कुछ भी कर रहे हो लेकिन नाराज़गी बहुत है। कुछ टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कुछ टैगलाइन्स ही डाल दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ है जो उनकी तरफ से हो रही है। हमारा जो पूरा कैंपेन है अच्छे तरीके से चल रहा है, पॉजिटिवली हम काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से हमने पिछले 5-7 सालों से काम किया है, लोग हमारे साथ हैं और वो 23 तारीख को दिखाई देगा। नवाब मलिक जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और काफ़ी बड़े नेता हैं। जब एक महाराष्ट्र की संस्कृति होती है कि अ, अक्सर देखा गया है कि कोई अगर किसी पॉलिटिशियन का नेता अपना पहला राजनीतिक डेब्यू करता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो अपोजिशन पार्टी वाले जो होते हैं वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। हालांकि अमित ठाकरे के टाइम के समय पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जब आदित्य ठाकरे मैदान में उतरे थे तब यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा जब अंधेरी की सीट पर जो वहाँ के 2014 के जो विधायक थे उनके निधन के बाद वहाँ पर जब उनके परिवार वाले उतरे थे तो कोई भी वहाँ पर मैदान में नहीं उतरा था। तो आपका पॉलिटिकल डेब्यू है विधानसभा का, तो ऐसा नहीं लगा कि क्या जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है उन्हें अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था? नहीं, वो मुझे ऐसा कभी सोच भी नहीं आई है। तो पहली बार आपने मुझे ऐसा बोला है तो मैं उस लाइन्स पे सोच रही हूँ। लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि हमको पता था जिस तरीके से सीटों का बँटवारा चल रहा था और तरह-तरह की बातें हो रही थी और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अनुशक्ति नगर विधानसभा के बारे में जब बात होती थी, अ,
तो उसकी जानकारी हमें मिलती थी कि कुछ लोग हमारे से अभी भी जुड़े हुए हैं, भले ही पार्टी में ना हो, लेकिन हमारे से उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो सब डिस्कशंस पता चलती थी, तो हमको ये तो पता था कि सामने प्रत्याशी आएँगे। लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो फैमिली से कोई उतर रहा है एंड एवरीथिंग, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि और अगर सोचना भी चाहिए था उनको, तो उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, उन्होंने मेरी लड़ाई देखी है। अगर अणुशक्ति नगर में आज पहचान बनाई है, तो ठीक है 7 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तब का उनको इतना जानकारी नहीं होगी। लेकिन पिछले 3 साल से जिस तरीके से, जिस मुश्किलों से मैं लोगों के बीच में रही हूँ और जिस कठिनाइयों का सामना की हूँ, उस तरीके से मुझे लगता है कि हाँ, वो सभी चीज़ की उनको जानकारी थी और है। लेकिन क्योंकि आज चुनाव है, चुनाव में देखिए कोई शत्रु नहीं होता। जी। पॉलिटिकली कोई एनिमी अभी तो नहीं होता महाराष्ट्र में तो छोड़ ही है। दो, ना कोई शत्रु है ना कोई हाँ, दोस्त है। एनिमी तो होते ही नहीं है राजनीति में, ओपोनेंट्स होते हैं। अभी और बिन विरोध इलेक्शन हुए जैसा आपने बताया, क्योंकि पॉलिटिकल हम नहीं बिलीव करते, राजनीति है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी का, हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फॉलो करते हैं, उनके गठबंधन है, गठबंधन क्योंकि अगर वो सीट पे अगर प्रत्याशी नहीं उतारते तो कोई और उसकी मांग करता, तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसा भी है, हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे पॉजिटिविटी और ताकत से लड़ रहे हैं और 23 तारीख को हमें उस चीज़ का नतीजा पॉजिटिवली दिखाई भी देगा। शरद पवार और सुप्रिया सुले से अभी रिश्ते आपके हैं, बातचीत होती है? देखिए, चुनाव जब से चालू हुआ है तब से तो नहीं हुई है, लेकिन उनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ताई को मैं एक्चुअली ताई जैसे लेती हूँ, क्योंकि जब हमारा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा था, तो मॉरल सपोर्ट जो किसी से मिला मतलब पॉलिटिक्स में, तो वो ताई ही थी। और बार-बार उन्होंने भले ही मीडिया हो या मंच हो, हर जगह पूरी ताकत से हमारा साथ दिया। और हमें जो मॉरली हम कभी ब्रेकडाउन होते थे, कभी कुछ बेल रिजेक्ट हो गई या पिताजी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो हमें जो बोलते हैं ना एक बूस्ट देते थे, वो ताई ने हमेशा किया है। और आज भी अगर हमारे फैमिली में कोई संकट आता है, तो उनका फ़ोन हमारे पास ज़रूर आता है। तो क्या कारण था कि आप शरद पवार के गुट में आप लोग नहीं गए, अजित पवार के साथ चले गए आप लोग? देखिए, अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में जब पिताजी का वो शॉर्ट टर्म एब्सेंस रहा, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि राजनीति है, ओपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा 2022 में जब पिताजी का अरेस्ट हुआ, उसके बाद मैंने लोगों के बीच में जो मेरा टच था और डबल कर दिया। जो कि मैं डायरेक्ट पब्लिक से नहीं मिलती थी पिताजी के प्रेज़ेंस में, तो मुझे वो डायरेक्ट पब्लिक से मिलना पड़ा, वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टली मुझे मिलने का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि मैं उनके नेतृत्व के नीचे काम कर रही थी। और मैं वो लाइन आउट होके पास आउट होके डैडी के थ्रू मेरे पास आते थे। तो जब मैंने वो शुरुआत की, तो हमारे खुद के कुछ पक्ष के लोग हैं जिन्होंने बहुत हमें परेशान किया। चाहे वो लोकली बोलो, चाहे वो मुंबई लेवल पे बोलो। और बार-बार इसकी कंप्लेन मैंने ताई को भी की हूँ, मैंने पवार साहब को भी की हूँ। कंप्लेन एज़ इन मुझे वो रोना-गाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब चीज़ें बहुत मल्टीप्लाई होने लगी, तब मैंने वो चीज़ें पवार साहब को बताई। मैंने ताई को भी मैसेज किया, ताई ने ठीक है, विल वर्क ऑन इट, ऐसे सब बोला। लेकिन जब मैं पवार साहब के पास गई, ताई ने भेजा था, तो पवार साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए कि नवाब भाई के मतदार संघ का या उनके रिलेटेड कोई भी काम होएगा, तो आप अजित दादा के पास जाओ। और उसके बाद मैंने और एक आधी बार ट्राई की, तो ताई के पास इन्फॉर्मेशन रहती थी, पवार साहब के पास इन्फॉर्मेशन रहती थी। लेकिन अगर क्षेत्र का कोई भी काम का इश्यू रहता था, तो मुझे दादा ही मदद करते थे। चाहे वो हर लेवल पे हो, ग्राउंड लेवल पे हो या अधिकारियों के लेवल पे हो, तो उन्होंने हमेशा पूरी तरीके से साथ दिया। और ऐसा होता था कि आप दादा के पास जाओ, तो दादा के पास बहुत भीड़ रहती है, कि मुझे पहुँचने को उन तक बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन उनका स्टाफ दादा को मैसेज देता था कि सना आई है, तो इमीडिएटली दादा मुझे एक सेक्लूडेड जगह में लेके जाके पूरा मुद्दा समझते थे, अपने पीए को गाइडेंस देते थे कि क्या करना है, अगर कहीं कॉल्स रिक्वायर्ड है तो वो करते थे। और पूरी तरीके से जनता का साथ उन्होंने, क्योंकि अणुशक्ति नगर राष्ट्रवादी की सीट थी और मैं ठीक है काम कर रही थी, सामाजिक कार्य ज़्यादा थे और पॉलिटिक कार्य कम हो गए थे मेरे, मतलब कम रहते थे। तो दादा ने पूरी ताकत लगाई और हमेशा मेरा साथ दिया, फिर वो सुबह हो या शाम हो, अगर मैंने उनको कभी बोला है कि मुझे ये कठिनाई आई है या ये इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि आपके हाथ में नहीं होते, क्योंकि आपके पास कोई पोजीशन नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि इतना इमीडिएट होता है कुछ स्टेप्स लेना,
कि अगर आपने नहीं लिया तो हमारे जो लोग हैं उनका कुछ नुकसान हो सकता है और वो नुकसान जितना कम कर सके वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उस तहत दादा ने पूरा सपोर्ट दिया और जब कठिन समय में पूरी ताकत से उन्होंने हमारा साथ दिया और साथ का मतलब है उन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें की। मतलब उनके क्षेत्र क्योंकि जनता ने नवाब मलिक साहब को क्यों चुन के दिया था? कामों के लिए, अपनी अड़चन जो भी उनकी अड़चन होगी या समस्याएँ होंगी उसको रिज़ॉल्व करने के लिए। तो इस तरफ से जब उनके एब्सेंस में उन्होंने पूरी ताकत से हमें सपोर्ट किया उस चीज़ को लेके, तो एज़ अ फैमिली हमारे उसमें डिस्कशन हुआ कि जिसने पूरी ताकत से हमारे को सपोर्ट दिया है और जिधर हम हैं उधर रहना चाहिए, जो सिंबल पे हम हैं, हमें रहना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो पूरी ताकत से समर्थन किया आपका, आपका हेल्प, आपकी हेल्प किया। तो उस वक़्त भी हेल्प की गई जब मलिक साहब गिरफ्तार किए गए, मलिक साहब जो है जेल में थे और उस वक़्त मतलब ये भी कहा जा रहा है कि कल मैं मलिक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार जी की तरफ से नहीं हेल्प हुई और अजित पवार ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमें। दादा ने हेल्प की है, पवार साहब ने हमेशा बोलती हूँ हमेशा हमारा जो बूस्टिंग लेवल था कि हमारे साथ ताकत से खड़े रहना। पवार साहब चाहते तो जैसे इमीडिएट इस्तीफ़ा ले सकते थे, उद्धव साहब चाहते तो इमीडिएट इस्तीफ़ा ले लेते, लेकिन वो पहले ऐसे मंत्री बन रह गए जेल में जब तक सरकार नहीं गिरी तो वो मंत्री रह गए। तो अरविंद उस चीज़ के केजरीवाल लिए की तरह। हाँ, मतलब पहले तो पिताजी थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट मेरे ख्याल हुँ, से पिताजी के बाद में हुआ। तो जब तक सरकार नहीं गिरी उनको मंत्री बनाए रखा और उतना विश्वास और उतना भरोसा क्योंकि हम उनके वो चीज़ के लिए लेके हम हमेशा आभारी हैं और रहेंगे। लेकिन जो हेल्प करने की बात थी, क्योंकि दादा ऑलरेडी सरकार में थे, वो मुख्यमंत्री थे, फिर लीडर ऑफ ऑपोज़िशन थे। तो जब इंसान के ऊपर कुछ कठिनाई आती है, कुछ समस्या आ जाती है उनके ऊपर, तो लोग चाहते हैं कि उसके और कुछ वो और कोई मैटर्स में अटक जाए या और कुछ कर ले। तो आज कभी इधर एफआईआर के चक्कर में कुछ चलने मतलब एफआईआर मतलब कोई इधर एलिगेशंस लगा के ज़बरदस्ती और भी केसेस में उलझाने की हमारे को कोशिश हो रही थी। और जब हमारे कान में ये बात आती थी तो हम इमीडिएटली दादा के पास जाते थे। तभी हमारी सरकार भी थी, ये एमवीए की सरकार भी थी। तो हमने दादा को लगातार हर चीज़ के बारे में अपडेट किया। कभी कोई कहीं से फ़ोन आ जा रहा है और कोई कुछ हमें अटकाने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी को मतलब मेरे फैमिली में से किसी को टारगेट किया जा रहा है। कभी मेरे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगी उस टाइम पे और उनको लगा कि शायद साहब का अरेस्ट हो गया है नवाब भाई का, तो अभी इनको ईज़ी हो गया है ट्रैप करना। तो हम तो वो एक लड़ाई लड़ रहे थे साथ में, रोज़ एक नई चुनौती आ रही थी, तो कहीं न जी। कहीं उस चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल करने में दादा ने हमारा साथ दिया। जब एमवीए की सरकार थी, आपकी ही सरकार थी, अजित पवार भी सरकार में थे, एमवीए के बाद महायुति की सरकार आई, तब भी सरकार में तो आपकी पार्टी थी ही। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि फोर्स लगा के, ताकत लगा के मलिक साहब की गिरफ्तारी जो है वो रोकी जा सकती थी? क्या आपको नहीं लगता? देखिए 23 फरवरी की मॉर्निंग में अचानक से हमें कॉल आता है और ये पता चलता है कि डैडी को ईडी साथ में लेके गई है और ये बोल के लेके गई है सुबह रेड पड़ी थी घर में, उन्होंने चेकिंग्स की और ये बोल के लेके गई है कि कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी है। ठीक है, वो घर पहुँची तो हम मतलब उठते ही मुझे तो सेटबैक ऐसे जब पता चला तो सेटबैक लगा। घर पहुँचे, तो हमारे लिए तो ये सब ऑल ऑफ अ सडन था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कुछ हमारे पे क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और बीएमसी में बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ और काफ़ी डिपार्टमेंट जो बीएमसी से कनेक्टेड है उसमें मैं कनेक्ट रखती हूँ। तो लगातार मुझे पता चल रहा था, हम पिताजी को भी अपडेट कर रहे थे कि हमारे सो एंड सो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं या इधर ये वाली खोज हो रही है, उधर वो वाली खोज हो रही है। और जब ये हम बताते थे पिताजी को तो एक ही चीज़ बोलते थे कि मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है और अपना कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उनके वो स्टैंड पे क्योंकि ये पूरे जो ईडी का एलिगेशंस लगा है उनके ऊपर, वो उस वक़्त की बात है जब हम बच्चे थे, तो हमें उसके हुँ। बारे में कोई जानकारी नहीं। तो वो जितनी ताकत से और जितने बोलते हैं ना विश्वास से ये चीज़ बोलते थे, हम जैसे पिताजी बोल रहे हैं वैसे उसको लेके चलते थे। तो जब हमें जानकारी ही नहीं थी और सरकार में किसको जानकारी थी या किसको नहीं जानकारी थी वो मुझे पता नहीं और किस तरीके से अगर रोक सकते तो किस तरीके से रोका जा सकता है उसकी भी मुझे मतलब जानकारी नहीं मतलब उस चीज़ का हो सकता है क्या कि पॉसिबल है वो भी मैं नहीं जानती हूँ। तो उस चीज़ के बारे में बोलना थोड़ा सही नहीं होगा।
आपके पिता को जिन्होंने जेल में डाला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर रहे थे मलिक साहब, और काफ़ी सीरियस एलिगेशंस भी लगा रहे थे उस वक्त जब हम अक्सर आया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो होती थी मलिक साहब की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज हुए, उसके बाद वो कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और फिर जाके मलिक साहब की गिरफ्तारी हुई। आज आप लोग उसी पार्टी के साथ सरकार में हैं, उसी सरकार में आप बैठे हुए हैं। मलिक साहब जो हैं वो अजित पवार के साथ बैठते हैं जब सेशन चलता है। तो क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं होते आप कि जिसने आपके आपके लोगों को जेल में डाला, जो आपके पार्टी की विचारधारा से एकदम विपरीत पार्टी है, उसके साथ आप एक अनहोनी गठबंधन कर रहे हैं, और आप लोग क्या उसमें एडजस्ट हो पा रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको बताना चाहूँगी, दादा ने बार-बार एक ही चीज़ बोला है और हमने ये तक सुना है दादा को बोलते हुए कि हमारी जो सेक्युलर विचारधारा है, समाजवादी वाली विचारधारा है, वो कभी हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और कभी उसके ऊपर समझौता हो ही नहीं सकता। ये पूरा जो ये इन्होंने महायुति में इंक्लूज़न ऑफ राष्ट्रवादी, जब हम राष्ट्रवादी में नहीं थे या जब हम तो थे ही नहीं, हम मतलब पिताजी तो तभी कस्टडी में ही थे। तो ये एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हर तरीके से पूरे भारत में चलता रहता है। अब ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट विचारधारा की बात है, उसपे कभी कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं। और जहाँ तक सरकार में रहने की बात है, हम सरकार में हैं कहाँ? आज के टाइम पे हम सरकार में नहीं हैं। अगर मैं चुन के आपके आती डेप्यूटी हूँ, सीएम है। हम की मैं बात कर रही हूँ तो मैं और मेरे पिताजी। हमारी तो सरकार 2022 फरवरी में ही चली ही थी, उसके यानी कि बाद अभी भी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित महाविकास दादा, आघाड़ी के साथ हैं। हम जो है अजित दादा पवार के साथ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी सिंबल पे हम चुनाव लड़ नहीं तो रहे ये हैं। किस तरह का, मैं आपको बोलती हूँ, ये और कंफ्यूजन हो रहा है। अजित दादा जिस तरीके से, या अजित दादा हो, प्रफुल्ल भाई पटेल जी हो या सुनील तटकरे जी हो, ये सभी लोगों ने जो स्टैंड ऊपर लेवल पे बात की है, उसकी जानकारी ना मुझे है और मेरे ख्याल से मेरे पिताजी को नहीं। और अगर उनके पास कुछ है अगर जानकारी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो उसके बारे में कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जहाँ तक अनकंफर्टेबल की बात है, देखिए, एज अ डॉटर, एज माई फादर्स डॉटर, मुझे वो अनकंफर्टेबलनेस और वो सब चीज़ें जो है एक दिन दिमाग में चलती तो रहेगी, और वो एग्रीड है और नेचुरल भी है। लेकिन जब कोई सरकार बनती है या अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होता है, और अपने फादर की बेटी हूँ लेकिन भारत की भी बेटी हूँ, संविधान के हिसाब से चलती हूँ। हम्म। संविधान संविधान ने जो भी पद निर्माण किया गया है, वो सभी पद का आदर करती हूँ और हमेशा करूँगी। उसमें इमोशंस और फीलिंग्स दूर रखा जाएगा और रखती भी हूँ, और उसको जो पोज़ीशन है उसको वैसे उतना रिस्पेक्ट देती हूँ। आपने कहा कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुआ है, लेकिन विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। समाजवादी पर सोच के आपकी विचारधारा है, लेकिन जब सहयोगी पार्टी के जो नेता हैं, नितेश राणे की मैं जिक्र करूंगा, आपकी ही सहयोगी पार्टी के नेता हैं, वो जब कहते हैं कि मस्जिदों में घुसकर चुनकर मारेंगे, मस्जिदें गिरा दी जाएगी। मैं अच्छी तरह से याद है मुझे, अमरनाथ में एक किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और वो सीधे धमकी दे रहे थे कि अगली बार आऊंगा तो मुझे ये मस्जिद नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह के वो बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं, महाराष्ट्र में रैलियां करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, सीधे सीधे अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का काम करते हैं। तो ये किस तरह का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जहां पर आपकी विचारधारा पर हमला हो रहा है? आपके कहीं ना कहीं जब आप लोगों में जाएंगे, आप वोट मांगने जाएंगे, तो क्या लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं कि आप गलत पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं, आपकी वजह से अल्पसंख्यक समाज को नुकसान हो रहा है? ऐसी बातें नहीं होती है? नहीं, जहाँ तक वोट माँगने की बात है, तो हमने पिछले 15 साल से मैं सक्रिय होके पिताजी के साथ कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में भाग लेती थी, और हमेशा एक चीज़ यही देखा कि वो अपने काम के आधार पे लोगों से वोट माँगते हैं। और पिछले 7 साल से सामाजिक तौर पे, सामाजिक कामों को लेके अनुशक्ति नगर विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हूँ। साथ ही साथ पॉलिटिकल पॉलिटिकली एक्टिव अनुशक्ति नगर विधानसभा में जब पिताजी चुन के आए, पॉलिटिकल एक्टिव इन लोग, वो भी समाज कार्य ही था, भले ही पिताजी के पास लोग आ रहे थे क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि कर रहे थे।
लेकिन वो सभी काम क्योंकि पिताजी मंत्री बन गए थे तो डाइवर्ट होके मेरे पास आते थे और मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था कि मुझे क्या करना है। 2022 में पिताजी के वो जो शॉर्ट टर्म एब्सेंस में मुझे लीव लेना पड़ा और मैंने उस हिसाब से किए। तो 7 साल से लोगों का संपर्क बना रहा है, काम के माध्यम से उनके बीच में रहे हैं। 100% काम कभी कहीं नहीं होता है, लेकिन नहीं, मैं मैक्सिमम मैं काम, हाँ, मैं विचारधारा आ रही की हूँ उस बात पे, कर रहा हूँ। और मैक्सिमम काम हमने उधर किया है। तो लोगों को वोट मांगने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पे पिछले 15 साल से हमने ये नहीं देखा कि पिताजी कोई गठबंधन के नाम पे वोट मांग रहे हैं या कोई दूसरी पार्टी के नाम पे या कोई पार्टी के नाम पे वोट मांगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी, अपनी सिंप्लिसिटी और अपने काम के माध्यम से लोगों से वोट मांगा जाता है। और जहाँ तक कुछ ऐसे जो बयान आते हैं जो माइनॉरिटी को टारगेट करने हैं, जो हमारे लीडर है अजित दादा पवार, उन्होंने जब जब ऐसा हुआ है तब तक उन्होंने आवाज़ उठाई है और तब तक उन्होंने खुद वो बोला है। और हमें जहाँ तक मतलब जब अनुशक्ति नगर विधानसभा में जन सम्मान यात्रा लेके वो आए थे 19 अगस्त के दिन, तो उन्होंने मंच पे भी कितनी बार मीडियाज में बोला है कि मैं अपने अल्पसंख्यक, फिर वो सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं बात कर रहे थे लेकिन सभी धर्मों की बात कर रहे थे, तो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को बोला गया था और बोल रहे हैं, आज भी बोलते हैं उतनी ताकत से कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ और बहनों के साथ पूरी ताकत से हमेशा खड़े रहूँगा। और काफ़ी हम लास्ट बजट देख लेंगे और काफ़ी ऐसे काम देखेंगे अजित दादा के लिए जो पूरी ताकत से वो खड़े रहते हैं। और अगर कोई भी, मैंने जिस किसी की भी आपने बात की, मैंने उनके बयान सुने नहीं है क्योंकि हम पिछले नहीं, 2-3 मैं मैं बता देता बताती हूँ। हूँ। नहीं, आपने बोला जब तक मैं कोई चीज़ खुद नहीं सुनती हूँ या पूरा उसका किसी का शॉर्टकट करके आपने कुछ डाल दिया है या किसी ने बोल नहीं, दिया है तो मैं नहीं बोलती काफी हूँ। नहीं, काफी नहीं, वायरल था मैं बताती हूँ। उनके। पिछले 2 से 3 महीने में हमारे फैमिली में कुछ ऐसे संकट थे कि हमने अपनी पॉलिटिकल जो लाइफ थी उसको और अपने फैमिली लाइफ को ही बैलेंस किया, बाकी सब छोड़ के। लेकिन अगर कोई कुछ ऐसा बोलता है तो संविधान हर किसी को ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म को फॉलो करे। और मुसलमान स्पेसिफिकली भारत देश में जी रहा है, अपने हिसाब से जी रहा है, तो वो अधिकार भी संविधान ने ही दिया है। किसी को भी पोलराइज करना या टारगेट करना गलत है, और अगर ये गलत है तो उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। पोलराइजेशन की आपने बात की। पहले मैं काफ़ी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा आपके परिवार के साथ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, एक काफ़ी संकट भरी घड़ी थी। आप उभर रहे हैं उन सारी चीज़ों से, आपको ऊपर वाला हिम्मत दे उसके लिए। लेकिन जब पोलराइजेशन की बात आती है तो पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ इंटैक्ट रहा है। फिर चाहे आप शिवसेना का ही कैंडिडेट क्यों ना खड़ा कर दो, जो अल्पसंख्यक समाज जो है वो उस कैंडिडेट को वोट दे रहा है। तो ऐसे में नहीं लगता है कि क्या अजीत पवार का बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ जाना, जो आपका जो एक तरह का सेकुलर फैब्रिक है, उसको नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि पिछले चुनाव में आप लोगों ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट जीत कर आए थे। और कौन सी उस 5 सीटों की बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। लोकसभा में एक ही सीट पर आप जीत कर आए थे, स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था। जो अल्पसंख्यक वोटर है वो आपके साथ नहीं रहा था, और अल्पसंख्यक वोटर जो है वो इंटैक्ट है महाविकास आघाड़ी के साथ। तो ऐसा नहीं लगता है कि गलत इन पार्टियों के साथ जुड़कर हमने हमारा जो एक तरह का वोट था, एक चाहने वाले थे, उन्हें अपने आप को अपने से दूर करने का काम किया है? देखिए, हमारा मानना है कि जब कोई कठिन समय में आपका साथ दे तो आपको उसका साथ देना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक सिद्धांत के जैसा हर किसी को ये लेके चलना चाहिए कि जो आपके कठिन काम में है, जिसने आपकी कोई भी मुश्किल समय में आपकी सहायता की हो या आपके साथ खड़ा रहा हो, तो उसके साथ खड़ा रहना आपका काम है। और यही हमारे पारिवारिक, हमने जब बैठे, हमने बात की, तो हमारा यही डिसीजन आया कि भाई हम इसी सिद्धांत पे हमेशा चले हैं, तो आज भी हमें इसी सिद्धांत पे चलना है। साथ ही साथ जहाँ वोट बैंक की बात है, लोकसभा इलेक्शंस में पहले तो हमने अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया था कि हम किस तरफ थे। मेरे ख्याल अगस्त में, जुलाई में शायद नहीं, मेरे आप तो पिताजी, मैं आपको करीब 2023 में आप लोग चले गए थे, नहीं, 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 सरकार नहीं, में नहीं, थे। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वो आप लोग न्यूज़ चैनल वालों ने नहीं, तो सुनाया जब था। अजीत अभी पवार मैं उप पहले मुख्यमंत्री बने। एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। हम कौन सी बात कर रहे थे? हाँ, वोट की। तो लोकसभा चुनाव में एक लहर चलती है और विधानसभा चुनाव में ये आ जाता है कि अपना जो मतदार है वो अपना मतदान नेता को
देखता है और इंडिविजुअलिटी के ऊपर करता है, क्योंकि वो बहुत लोकल इश्यूज पे काम करने होते हैं और उनको अप्रोचेबल, एक्सेसिबल और जो काम करने की क्षमता रखता है या काम करने की जानकारी रखता है या काम किया हुआ रहता है, उस आधार पे वोट करते हैं। और अगर हम लोकसभा का चुनाव ही देख लें और आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट्स एक तरफ थे, तो अगर आपका ऐसा मानना है कि मुस्लिम वोट्स एक तरफ थे एमवीए के और अभी एमवीए की तरफ नहीं, है, तो डेटा नहीं। डेटा वो हाँ, दिखा रहा है। नहीं, अगर ऐसा लोग को अभी भी लगता है तो वो थोड़ा गलत है। मुस्लिम मतदार पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा है और आज नहीं, पिछले 3 महीने से हमें वो पूरा सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की बात नहीं करूँगी, लेकिन उनके मतलब अगस्त में तो हमने पूरी तरीके से बता दिया था क्लियर खुल के कि हम अजीत दादा के पास हैं। तो उसके बाद कितने हमारे यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल मुस्लिम लोग, लेकिन जो बोलते हैं ना हम जिसको एज़ लुक आउट करते हैं, हम्म। हर समाज में होते हैं, तो वो हमारे पास आए, हमारे पास अपने काम करवाए हैं, हमारे को अपना समर्थन दिया है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई है। और अगर किसी को यही लगता है कि हाँ, जस्ट बिकॉज़ 29,000 डेफिशिएंट थी ये सीट और अभी अजीत दादा की तरफ से हम लड़ रहे हैं और 90,000 उधर डेफिशिएंट थी और अजीत दादा की तरफ से पिताजी लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर्स अभी भी एकजुट होकर उधर वोट देगा नहीं। मुस्लिम वोटर हमेशा हमारे साथ था और आज भी है और आने वाले रिजल्ट के दिन सभी लोगों को उसकी जानकारी है। हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, वहाँ पर कई लोगों से हमने बात की और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से हमने बात की। कल भी जब हम यहाँ से इंटरव्यू करके उसी साइड जा रहे थे, तो एक ड्राइवर जो हमें मिले थे वो भी अल्पसंख्यक समाज के ही थे, और जब उनसे बात हम कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि बीजेपी के साथ जो भी जाएगा हम उसको वोट नहीं देंगे। ये कल की ही एकदम ताज़ी ताज़ी बात है। फिर चाहे वो कोई भी खड़ा हो, फिर चाहे अजित पवार भी खड़े रहेंगे, तो हम उनको वोट नहीं देंगे। तो ये सीधे सीधे नुकसान नहीं आपने दिखाई एक दे जन रहा? से पूछा, एक जन का वोट नहीं, कई लोगों से पूछा, नहीं, एक नहीं, एक का तो मैंने हाँ, एग्जाम्पल दिया है। हाँ, तो मैं बता रही हूँ आपको। आपको क्या लगता है कि अणुशक्ति नगर में पूरा जो पॉपुलेशन है, कौन से कास्ट और रिलीजन को बिलोंग करता है? जी, मिक्स क्राउड है, लेकिन हाँ, टोटली मिक्स क्राउड है। और नवाब मलिक साहब कभी भी मुस्लिम वोट्स के, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट्स के आधार पे चुन के ऐसा नहीं है। वो सेक्युलर विचारधारा रखते हैं और लोग जब वो हमेशा बोलते थे, मैं भी कुछ दिनों पहले उनके पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ लोगों से मिली थी, तो वो जब बोलते थे कि नहीं, मुझे हर तरीके से और हर धर्म के और हर कास्ट के लोग, हर भाषा के, हर प्रांत से लोग वोट करते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता था और जी, एक्सेप्टेंस नहीं आता था। लेकिन जब ईवीएम्स आ गए, ईवीएम जब से आए, तब वो एकदम क्लियर हो गया कि इधर हर धर्म, हर जात, हर भाषा और हर प्रांत के लोग उनको वोट करते हैं। और जब हम काम करते हैं ना, तब हम काम भी किसी का धर्म, जात, भाषा, प्रांत देखे बगैर, यहाँ तक पार्टी भी, यहाँ हमने काम किया है तो हमने कांग्रेस वालों का काम किया है, हमने काम किया है तो सेना वालों का काम किया है, हमने काम किया है तो बीजेपी वालों का काम किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी का काम किया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम किया है। तो हर तरीके से हम कोई भी चीज़ का बँटवारा नहीं करके एकदम क्लियर होके लोगों के बीच में काम करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने माइंडसेट क्रिएट किया है और करते रहेंगे। इलेक्शन से, हर इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जो कोर वोटर होता है, वो अपने वो सॉरी। मतदान करते वक़्त किस तरीके से अपना नेता चुनना चाहता है, वो हम जानकारी रखते हैं। सना जी, जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब भी मलिक साहब का जिक्र आता है या मलिक साहब की फैमिली का जिक्र आता है, तो वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित नहीं रहता महाराष्ट्र में, अगर मैं देखूँ तो। और ख़ास तौर पर मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके की जब मैं बात करता हूँ, तो ये सवाल जो भी है ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के है। मेरा सवाल अगला ये है कि आपके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके साथ इतने अच्छे विचार नहीं मिलते हैं। ट्रिपल तलाक, शबरीमाला का जब मामला आया था, जब आपने एक ट्वीट किया था, ट्रिपल तलाक को लेकर भी आप लोगों ने उस तरह की स्टैंड नहीं रखा जिस तरह से आज आपका अलायंस है। कितना आप मतभेद है, कौन कौन से टॉपिक पर आज भी मतभेद है? नहीं, ये आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर नवाब मलिक पूछ रहे हैं। नहीं, एज अ सना नो, मलिक, एज क्योंकि सना मलिक ट्वीट 2000, आपने किया था। हाँ, तो वो क्लियरली शरिया लॉ के ऊपर था। और अगर शरिया लॉ के हिसाब से कुछ चीज़ों को मतलब जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, तो मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने दिया था।
उसमें मोदी जी के ऊपर या किसी और नेता के ऊपर टिप्पणी की बात नहीं थी। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ और जहाँ तक हिंदुस्तान के लॉज़, क्योंकि एक लॉयर हूँ तो अभी बहुत सारे लॉज़ पढ़ती रहती हूँ। तो संविधान को भी पढ़ी हूँ, संविधान के अधिकार को भी पढ़ती हूँ और शरिया लॉ भी जानती हूँ। तो अगर कुछ चीज़ों में कहीं जैसे उसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में ही मैंने बोला था, उसमें मैंने सबरीमाला टेम्पल के जजमेंट के ऊपर कुछ नहीं बात की थी। हाँ, उसको कोट किया था। तो हाँ, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है या शरिया लॉ के हिसाब से जो है, उसको ठीक है, एज़ सामाजिक वो आप उसको करते हो, लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें गलत हो रही थी उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी और आज भी उठाएँगे। कल मलिक साहब से जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि क्या जो एनसीपी जो 2 धड़ों में बँट चुकी है, क्या उसे एक साथ आना चाहिए? आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे देखिए, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, हर किसी को लगता है कि अगर कोई भी चीज़ का बँटवारा हुआ है तो वो फिर एक बार जुड़ जाए। चाहे वो मतलब पब्लिक पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ, कि जुड़ जाएँगे तो इनकी जो ताकत थी जैसी थी वैसे ही रहेंगे और एकजुटता में ही ताकत है, जैसे हम हिंदुस्तान में बोलते ही हैं कि हमारी एकता में ही अनेकता जो है वो हमारी ताकत बनती है। तो उसी तरीके से एक रहने से ही ताकत रहती है और हमारी जनता तो चाहती है, हमारी जनता मतलब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बहुत नज़दीक से देखे, उनके साथ जुड़े हुए, जो अभी स्प्लिट से 2 अलग-अलग पक्ष बन गए, उनका तो ये क्लियर मानना है कि लेकिन एंड ऑफ द डे जो दोनों पार्टी के वरिष्ठ हैं और जो दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो उनका है, फैमिली का भी थोड़ा मैटर है। तो जब तक उनका परिवार एकजुट नहीं होने का डिसीजन लेता है, तब तक लोअर लेवल पे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे फैमिली में एक बोलते ही है, मेरी दादी बोला करती थी, लाठी मारे पानी नहीं फटता है, मतलब लाठी मारे पानी फाटत है का। तो वही वाला हिसाब है कि लाठी मारने से पानी नहीं फटता है, पानी में कितनी भी लाठियाँ मारोगे तो वो अलग नहीं होएगा, लाठी नीचे जाएगी, पानी एकजुट हो जाएगा। मलिक साहब से कल मेरी बात हो रही थी तो मलिक साहब ने ये कहा, ये मेरा आखिरी सवाल है, आप घड़ी देख रही हैं, कि जो एग्रेसिव बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं से, तो उन्होंने ये कहा कि विचारधारा बदलेगी। क्या लगता है कि आपके साथ अलायंस में रहने के बाद गठबंधन का धर्म क्या है, भाजपा निभा पाएगी? देखिए, मैं बहुत छोटी हूँ ये सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। छोटी इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरा उम्र छोटी है, क्योंकि मेरा अभी तजुर्बा इलेक्शंस, अब पहली बार विधानसभा के चुनाव में उतरी हूँ और पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स या गठबंधन पॉलिटिक्स में अभी तक सक्रिय नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है गठबंधन में कैसे लोग बैठ के बात करते हैं और अगर आप पार्टी की पोज़ीशन में तो कैसे बात करते हैं। एक छोटी-सी कार्यकर्ता बन के और अणुशक्ति नगर विधानसभा एक पिताजी का मतलब वो उनकी प्रतिनिधि थी, तो उनकी ज़िम्मेदारी कम करने के हिसाब से मैंने उधर कार्य किया है। ये सभी चीज़ों पे अभी बात करना मेरे लिए बहुत ही इमैच्योर हो जाएगा और ये सब मुझे फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए। जब उस ओहदे पे आ जाऊँगी और उस मीटिंग्स में या उस डिस्कशंस में भाग लेने लगूँगी, तब कुछ बोल सकती हूँ और तब ये प्रश्न भी वैलिड रहेगा। अभी मेरे लिए थोड़ा इनवैलिड सा हो जाता है ये जी। क्वेश्चन। सना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी एक बार फिर से आपके पिता की तरह महाराष्ट्र की असेंबली में जाएँ थैंक यू। और मंत्री भी बने। तो हमारे साथ थी सना मलिक जी, जो कि अणुशक्ति नगर से मैदान में हैं, और देखना ये ज़रूरी है कि जब मतदान किए जाएंगे 20 तारीख को, तो अणुशक्ति नगर नगर की जो जनता है वो उन्हें किस तरह से वोट देती है। आपको क्या लगता है कि अणुशक्ति नगर, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई की एक हॉट सीट है, वहाँ पर किस तरह के नतीजे रहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।